गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उनके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने सन 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ओ। ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, इसका ब्लड सबको चढ़ सकता है। और ए बी होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है, इसको सर्वग्राही ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मैग्मा, ठीक है। मैग्मा एक हॉट लिक्विड होता है जो कि मिक्सचर ऑफ मिनरल्स यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनका एक मिक्सचर होता है। और जब ये अर्थ के सरफेस से इरप्ट हो जाता है, ऊपर आ जाता है, तो इसे लावा कहा जाता है, ठीक। जब मैग्मा इरप्ट होकर अर्थ की सरफेस से ऊपर आ जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो इंडिया की नेशनल इनकम है उसको सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ के द्वारा कंपाइल किया जाता है। तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिए। जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसका संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा किया जाता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रसियन। ये 6 जो हैं यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन जैपनीज या जापानी भाषा जो है यह यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। अगर बेसिकली सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है, तो उसे आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक, हिंदी में कहें समस्थानिक, कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत, जिनके मास नंबर सेम होते हैं, जिनके मास नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आइसोबार्स कहा जाता है, ठीक है। उन्हें आइसोबार्स यानी कि समभारिक कहा जाता है, ठीक। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, विच सेल्स इन पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन। पेनक्रियाज में कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं? ठीक, तो पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनको हम हिंदी में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं दोस्तों। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? बीटा सेल्स। तो इन बीटा सेल्स से ही इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर आपसे सेल्स के नाम पूछेंगे तो आप बताएंगे बीटा सेल्स। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मेहरौली पिलर इज द इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमरीली फेमस फॉर। तो कुतुब मीनार परिसर में आपने मेहरौली स्तंभ जरूर देखा होगा दिल्ली में। तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील। तो दोस्तों इसमें एक ऐसा स्टील है जो इतने सालों के बाद भी उसमें कोरोजन नहीं हुआ और बिल्कुल भी उसमें जंग नहीं लगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय भी साइंस बहुत उन्नत था और लोगों को मिश्र धातु का ज्ञान था। तो इसीलिए काफ़ी फेमस है मेहरौली का लौह स्तंभ, इसको बोलते हैं। एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील यानी कि उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया।
भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो भारत में 83% जो बिजली है वह कोयले से उत्पादित की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नेक्स्ट, द कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन। तो मसल से बोन को जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? संयोजी ऊतक जो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है तो उसे कहा जाता है टेंडन। ऑप्शन नंबर सी, टेंडन। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था। और एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं लिगामेंट। ठीक। मांसपेशी को यानी कि मसल को बोन से जोड़ने वाले को टेंडन बोलेंगे और बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को लिगामेंट बोलते हैं। ठीक। लिगामेंट को अस्थि रज्जु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज। तो सीमेंट की रासायनिक संरचना क्या है? लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। ठीक है, सीमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अ रूरल पुअर वुड गेट अंडर मनरेगा। तो मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 7 सितंबर 2005 को। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अगर हिंदी में बोले तो मनरेगा के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों के लेबर होती है या पर्सन होते हैं उनको साल में 100 दिन की जॉब दी जाती है। ठीक है, उनको 100 दिन का वर्क दिया जाता है ताकि वो अपना सर्वाइव कर सकें। गरीबों के उत्थान के लिए ही यह योजना चलाई गई थी। लेकिन अभी करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट बन गया है, भारत का पहला स्टेट, जिसने मनरेगा में दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। तो उत्तराखंड में मनरेगा में कितने दिनों की जॉब मिलेगी? 150 दिनों की जॉब मिलेगी, जिससे जो लेबर है उनको 10,000 रुपये का फायदा होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय पाणिनि। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये संस्कृत ग्रामर की पुस्तक के विद्वान थे पाणिनि और इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल 11 फरवरी को मेरा एनटीपीसी का एग्जाम था, तो उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रत्नावली नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सेल्फ गिवन मैं खुद का बता रहा हूँ आपको। मुझसे सवाल पूछा गया था कि रत्नावली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा हर्ष ने। ठीक है, रत्नावली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हर्ष ने। ये भी ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे व्हाइट प्लेग या फिर सफेद प्लेग के नाम से भी जाना जाता है? ठीक, तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि हम टीबी बोलते हैं नॉर्मल में। ठीक है, हिंदी में उसको यक्षमा या फिर क्षय रोग कहा जाता है, जो कि लंग्स की एक बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक, कौन से बैक्टीरिया से फैलती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और एक संचारी बीमारी है यानी कम्युनिकेबल डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो सकती है। तो इसको सफेद प्लेग के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न, विथ विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड। तो कैवल्य नाम का शब्द किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों कैवल्य या फिर केवल, यह जैन धर्म से संबंधित है। जब जैन धर्म में किसी को फुल विजडम यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, जैन रिलीजन, इसका राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय। तो फ्यूज का तार होता है वो किस मिश्र धातु से बना होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पैरामिलिट्री के एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, वहां आपको जरूर मिलेगा। तो फ्यूज तार जो है वो बना होता है दोस्तों टिन एंड लेड। ठीक है, टिन का फॉर्मूला होता है Sn और लेड का होता है Pb। Sn प्लस Pb से बनता है। अब इसको क्यों बनाते हैं टिन और लेड का? क्योंकि इनका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस सहने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, और मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में जिसको गलनांक कहते हैं वो कम होता है। तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसीलिए टिन और लेड से मिश्र धातु से फ्यूज के तार बनाए जाते हैं। अगला है वेयर आर द मोस्ट अर्थ एक्टिव वल्केनो कंसंट्रेटेड।
पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर केंद्रित होते हैं? तो पृथ्वी के अधिकांश जो एक्टिव वल्केनो हैं वो रिंग ऑफ फायर में केंद्रित होते हैं। 60% वल्केनो जो हैं वो रिंग ऑफ फायर में कंसंट्रेट होते हैं, और रिंग ऑफ फायर कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे तो आपको वो भी आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोट अकबरनामा? तो अकबर की जो जीवनी थी अकबरनामा, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई थी। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन? तो मानव त्वचा को रंग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पिगमेंट जिम्मेदार है? तो मानव त्वचा में जो कलर आता है उसके लिए मेलानिन जिम्मेदार है। ठीक, मेलानिन नामक हार्मोन पिगमेंट जो है वह मानव के स्किन, हेयर और आईज के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी मेलानिन इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, इन शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड? तो छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या बुलाया जाता था? तो प्रधानमंत्री को इसमें बुलाया जाता था पेशवा। ठीक है, इन्होंने अलग अलग पद बनाए हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।